हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारा 21वां दिन हो चुका है जिसमें हम जीएस पेपर 2 के एक आईआर का प्रश्न उठाएंगे यानी इंटरनेशनल रिलेशन और डिस्कशन करेंगे कि कैसे ऐसे प्रश्नों को टैकल किया जाए। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि अगर अब तक आपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी करें और हमारे साथ आगे बढ़ते रहें। तो आगे बढ़ने से पहले आप एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। 2019 की जो यूपीएससी की एग्ज़ाम हुई है उसमें मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। अब हम सीधे अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रमुख अवरोधों पर प्रकाश डालिए। हाल ही में अधिमानता की सामान्यीकृत प्रणाली जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस की समाप्ति से भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर क्या संभावित प्रभाव पड़ सकता है। तो एक बार मैं इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न को इंग्लिश में पढ़ता हूँ। हाईलाइट द मेजर इम्पीडिमेंट्स अफेक्टिंग इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस। व्हाट पॉसिबल consequences कैन द रिसेंट विथड्रॉल ऑफ जीएसपी हैव ऑन इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस। तो सबसे बड़ी बात जो इस प्रश्न में है, आपको 150 शब्दों में लिखना है और अगर आप इस प्रश्न के शब्द को काउंट करेंगे तो ये 30-32 शब्द खुद हो जा रहे हैं। तो आप ये समझ के आप सोच सकते हैं कि यार कैसे इतने बड़े प्रश्न को 150 शब्दों में लिखना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है। और आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि ट्रम्प बाबा जो हैं वो नए नए कारनामे करते रहते हैं। कभी इंडिया को कहते हैं कि हार्ले डेविडसन पे टैक्स को कम करो, कभी कुछ और नए नए विवादों से उनका हमेशा का नाता रहा है। तो उसी विवाद में एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने क्या किया, भारत को जीएसपी से जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से हटा दिया। बेसिकली जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है, इसको अगर आप थोड़ा सा समझिए तो जिससे आपको टॉपिक समझने में आसानी होगी। जो विकसित देश होते हैं वो कुछ गरीब एवं विकासशील देशों को अपने बाजारों में जो उनके मार्केट्स होते हैं उसमें प्रशुल्क मुक्त छूट आधारित पहुंच प्रदान करते हैं। ये मान लीजिए उनका बाजार है तो जो विकासशील और गरीब देश हैं इनको यहाँ पर वो प्रशुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करते हैं और उसके बदले में खुद कुछ डिमांड नहीं रखते हैं। ठीक है, बहुत अधिक डिमांड खुद की इनकी नहीं रहती है और ये इनको छूट प्रदान करते हैं। इसको बोलते हैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। अब बात आएगी कि भारत पहले इस सिस्टम में था, अमेरिका भारत को जीएसपी संबंधित विशेषाधिकार देता था और भारत सबसे अधिक लाभ प्राप्त करता था अमेरिका से। लगभग $5 बिलियन का जो भारत निर्यात करता था अमेरिका को, वह जीएसपी के अंतर्गत आता था। जीएसपी में बेसिकली वो उत्पाद शामिल होते हैं जो कि कृषि क्षेत्र से संबंधित होते हैं या भारतीय एमएसएमई सेक्टर संबंधित होते हैं। तो सीधी बात है, इन क्षेत्रों में अगर रोजगार और वर्तमान आप तनाव की स्थिति देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण भारत के लिए होगा। और प्रश्न भी वही मांग रखता है आपसे। तो हम सबसे पहले एक्सपर्ट टिप्स देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। ऐसे प्रश्नों की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिलेबस को ध्यान रखें। सिलेबस को ध्यान रखने में आप देखेंगे कि कई बार बहुपक्षीय व्यापार प्रणालियों संबंधित जो सिलेबस है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, ऐसे प्रश्नों में फ्लो डायग्राम बनाना उचित होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए, सीधी बात है, अगर आप स्टेटमेंट और पैराग्राफ यहाँ पे लिखने बैठेंगे तो 150 शब्दों में आप किसी कीमत पर इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मैं फ्लो डायग्राम यहाँ पे न बनाऊं। जनरली एग्जाम में मैं क्या करता हूँ, आपको कई बार मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 वीडियोज आने वाले समय में बेसिकली 3 घंटे का एग्जाम मैं किस तरह से लिखता था। एक बार जो असली मेरी कॉपी है जो कि चेक्ड है या तो विजन में या फिर दृष्टि में, मैं उसका एग्जाम्पल के साथ आपसे बताऊंगा कि देखिए ऐसे प्रश्नों को मैं इस तरह से टैकल करता था। क्योंकि जब एक प्रश्न को टैकल करने की बात होती है तो जनरली थोड़ा आसान होता है। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न मैं डिस्कशन करता हूँ तो वो मैं 7 मिनट में 8 मिनट में कंप्लीट 150 वर्ड में लिख पाता हूँ, 170 वर्ड लिख देता हूँ। लेकिन जब आपके सामने 20 प्रश्न रहते हैं तो आपका अप्रोच थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर मैं 2 मिनट उसकी बात करूं, अप्रोच जब 20 प्रश्न आपके सामने रहेगा तो क्या चेंज हो जाएगा। देखिए, पहली बात ऐसा हो सकता है आपको 1-2 प्रश्न बिल्कुल ना आए। 1-2 प्रश्न अगर आपको मान लीजिए बिल्कुल नहीं आते हैं और आप सेलेक्ट करते हैं कि इसमें मैं बिल्कुल कुछ नहीं लिखूंगा, तो सीधी बात है यहाँ का 7 मिनट आपका बच जाएगा और उसको आप
अन्य क्वेश्चंस पे यूज करके अपना कंटेंट सुधार सकते हैं, या तो ये करें। दूसरा तरीका जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, कई बार आप उसमें थोड़ा बहुत कुछ लिखने का प्रयास अवश्य करते हैं। तो मैं यही सोच रहा हूं कि मैं एक पूरा पेपर उठाऊंगा जो मैंने दिया था और मैं उसको डिस्कशन करूंगा कि मैंने किस अप्रोच से उसको सॉल्व किया था। और यही अगर आप कहेंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं प्रीलिम्स का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करता हूं, एक बार वो भी मैं वीडियोस डिस्कशन में करने का प्रयास करूंगा। तो आपको फ्लो डायग्राम यहां पे बनाना उचित होना चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। तीसरी बात कि जो विकसित बनाम विकासशील देश के नजरिए से अगर आप इस प्रश्न को सोचेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा और सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं, सिलेबस में लिखा हुआ है, अगर आप सिलेबस को पढ़ें, विकसित देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव, यह सिलेबस का एकदम एग्जैक्टली पॉइंट है। इंटरनेशनल रिलेशन का अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे तो सीधे पॉइंट है कि विकसित देशों की नीतियों का विकासशील एवं भारत पर प्रभाव। अब समझिए, भारत पर प्रभाव ही तो यहां पर पूछा है। विकसित देश की नीति क्या थी? जीएसपी थी, ये नीति थी विकसित देश की, और अब जीएसपी से भारत को हटा दिया गया, यानी अब जो इफेक्ट आया वही तो प्रश्न की मांग है, वही तो आपको डिस्कशन करना है। बेसिकली आपको इस बात को समझना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। देखिए आंसर से पहले मैं एक दो चीजें और थोड़ी सी डिस्कस करना चाहता हूं इसको। बेसिकली जो विकसित देश हैं, ठीक है, आपको यह समझना होगा कि विकसित देश और भारत में हमेशा कुछ चीजों को लेके कॉमन विवाद रहे हैं। चाहे वो आप ईयू ले लीजिए या यूएसए ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, जो भी विकसित देश हैं, ठीक है, पूरा यूरोपियन यूनियन, यूएसए ले लिया मैंने, कनाडा ले लिया, इधर जापान को आप साउथ कोरिया को टिक कर सकते हैं। तो ये जो कुछ देश हैं भारत के साथ, इनके जो रिलेशनशिप है, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको हम बोलते हैं। ट्रिप्स में आप देखेंगे कि पेटेंट, इसके अलावा जीआई टैग, ट्रेडमार्क, ये कुछ चीजें आती हैं। इसको बोला जाता है बौद्धिक संपदा, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार। ये जो पेटेंट संबंधी विवाद है, ये भारत का लगभग सारे देशों से है। क्यों? क्योंकि ये सारे देश जो हैं, जो भी विकसित देश हैं, भारत को कहते हैं कि आप ट्रिप्स प्लस में शामिल होइए। जो ये ट्रिप्स है, इसी को प्लस में शामिल होने की ये मांग करते हैं। और ट्रिप्स प्लस का मतलब है कि जो पेटेंट संबंधी अधिकार है, भारत में और कड़े कानून लागू किए जाएं। पेटेंट का अगर उल्लंघन हो तो भारत में और कड़े कानून लागू किए जाएं। लेकिन भारत कहता है चूंकि हम गरीब देश हैं, अधिक महंगे सामान हम चूज नहीं कर सकते, हमारे मार्केट में टिकेगा नहीं, तो भारत कई चीजों का दावा करते हुए ये जो ट्रिप्स प्लस संबंधी उनकी मांग है उसको खारिज करता आया है। तो बेसिकली जब आप इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज दिमाग में अवश्य रखनी है कि भारत का विकसित देशों के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संबंधित विवाद लगभग सबके साथ है। तो आप अगर इस नजरिए से प्रश्न को देखेंगे तो आप चुटकियों में इसका जो कंटेंट है वो आप सोच पाएंगे। तो हम सीधे देखते हैं दृष्टिकोण, हमारे प्रश्न का दृष्टिकोण क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हमें भूमिका लिखनी होगी। भूमिका में आप दो तरह की भूमिका लिख सकते हैं। या तो पहला, आप जीएसपी बता दीजिए कि जीएसपी क्या है, क्योंकि जनरली लोगों को नहीं पता होता है कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस है क्या। तो आप 20 शब्दों में चाहें तो इसको डिफाइन कर दें। दूसरा तरीका, आप ये बता सकते हैं, क्योंकि हमें आगे, तो देखिए अगर आप आगे देखेंगे, प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे, तो जीएसपी की समाप्ति से भारत अमेरिका संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और यहां पे लिखा हुआ है व्यापार संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको ये ध्यान देंगे, आगे तो हमें समझाना ही है जीएसपी। तो आप इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, इंडिया यूएसए का व्यापार संबंध वर्तमान में कैसा है। मतलब अगर आपके पास कुछ आंकड़ा है कि भारत यूएसए में वर्तमान 118 बिलियन डॉलर, जो भी, मुझे एग्जैक्टली आंकड़ा कुछ याद नहीं है तो मैं नहीं लिखा हूं, लेकिन अगर आपको कुछ आंकड़ा याद है, नहीं याद है, तो आप एक बार याद कर लें और इसको सीधे सीधे कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये याद है कि 2014 में यह डिसाइड किया गया था कि भारत अमेरिका का व्यापार बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर करना है। अभी जितना है बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर करना है, मुझे ये आंकड़ा याद है। तो मैंने, अब देखिए इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, बेसिकली ये आप बता सकते हैं इंडिया यूएसए व्यापार संबंध वर्तमान में कैसे हैं, या आप बता सकते हैं कि जीएसपी प्रणाली है क्या। ये दोनों में से कोई भी चलेगा और बहुत अच्छा होगा। मुख्य भाग में सीधे पूछा है प्रमुख अवरोधों पर प्रकाश डालिए जो कि भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को प्रभावित करते हैं। तो आपको सीधे बताना है कि कौन से प्रमुख अवरोध हैं और केवल प्रकाश डालना है, ना कि उसकी व्याख्या करनी है। इस बात को समझना है, सीधे सीधे टू द पॉइंट लिखना है।
इसका जो बी पार्ट है क्या बोला है, हाल में ही जीएसपी की समाप्ति से भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो बी पार्ट में आपको उसको चर्चा करनी है कि जीएसपी की समाप्ति से क्या प्रभाव पड़ेगा। निष्कर्ष क्या लिखना चाहिए कि जो प्रभाव पड़ेगा उसको कैसे, जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे बचाया जाए, नहीं आगे की राह किस प्रकार से की जाए कि नुकसान न हो। और अब हम सीधे देखते हैं अपने उत्तर को। और आज मैंने एक चीज़ नई की है। मुझे लग रहा था कि आप लोग मोनोटोनिसिटी का शिकार हो जाएंगे अगर मैं रोज रोज ब्लैक पेन यूज़ करूंगा, तो इसलिए आज मैंने ब्लू पेन का यूज़ किया है। सीधे हम आंसर राइटिंग शुरुआत करते हैं। अमेरिका भारत का शीर्ष वस्तु आयातक राष्ट्र है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा ये है कि भारत जो वस्तुओं का निर्यात करता है अमेरिका में सबसे ज्यादा करता है। तो मैंने इस फैक्ट को यूज किया यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। हालांकि अमेरिका एवं भारत के व्यापार संबंधों के मध्य निम्न अवरोध हैं। देखिए सीधी बात है, हमारे पास शब्द सीमा बहुत कम है। अगर ये 250 शब्दों में आता तो मैं हो सकता था कि इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता, और मैं जिन आंकड़ों की बात कर रहा था मैं उन आंकड़ों की बात करता। मैं ये भी चीज बताता कि भारत और अमेरिका के व्यापार संबंध रक्षा, सामरिक आदि चीजों में पिछले दशकों से निरंतर बढ़े हैं। मैं इन चीजों की भी चर्चा करता, लेकिन हमारे पास फिक्स बात है 150 शब्द हैं और बहुत ज्यादा लिखने को है, तो मैं इंट्रोडक्शन में अपने शब्दों को गंवा नहीं सकता। तो मैंने सीधे लिखा अमेरिका भारत का शीर्ष वस्तु आयातक राष्ट्र है, हालांकि व्यापार संबंधों में निम्न अवरोध हैं। सीधी बात। अब देखिए जो व्यापार संबंधों में अवरोध थे, अवरोध को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया। अवरोध क्या होंगे, एक तो अमेरिका भारत पर अवरोध लगा रहा होगा, ठीक है, दूसरा भारत अमेरिका पर कुछ अवरोध लगा रहा होगा, यही तो अवरोध होंगे। तो मैंने इसको दो टुकड़ों में लिख दिया। पहला टुकड़े में लिखा मैंने अमेरिका की चिंताएं भारत को लेके क्या है, यानी अमेरिका क्या क्या मानता है कि भारत के साथ व्यापार करने में प्रमुख अवरोध हैं, मैंने उसको लिखा। देखिए पहला आईपीआर संबंधी मुद्दा, जिसमें दवा कंपनियों की कंपलसरी लाइसेंसिंग। कंपलसरी लाइसेंसिंग बेसिकली क्या होती है, सिंपल सी बात है, इसको आप थोड़ा पढ़ें इसके बारे में। ये यही होता है कि हम क्या करते हैं, पेटेंट को उल्लंघन करते हुए, जैसे किसी दवा पे मान लीजिए, जैसे मैंने बात की थी, अगर आपने साइंस एंड टेक का आंसर देखा होगा तो मैंने बात की थी एक बेयर कंपनी की दवा होती है, इसी तरह से मॉन्सेटो है अमेरिका की, अलग अलग कंपनियां वो कैंसर से रिलेटेड दवाएं बनाते हैं और 2-2 लाख रुपए की एक एक गोली बेचते हैं भारत में। भारत क्या करता है, कहता है कि यार इतनी महंगी दवा, हमारा जो संविधान है वो हमको कहता है कि हम तो कल्याणकारी राष्ट्र हैं, और कल्याणकारी राष्ट्र होने के नाते हमें क्या करना चाहिए भाई, कल्याण करना चाहिए सबका। और 2 लाख रुपए में तो किसी का कल्याण हो नहीं सकता, होने से रहा। तो अब कल्याण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सस्ता बनाना पड़ेगा। और भाई जो कंपनी है वो तो सस्ता बेचेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, जेनरिक दवाएं बेचेंगे। और जेनरिक दवाएं कैसे बेचते हैं, यही कंपलसरी लाइसेंसिंग के थ्रू। और जो इंडिया पेटेंट एक्ट है, मैं आपसे फिर से कह दे रहा हूं, अगर आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे मेंस की, आपको इसकी धारा 3D और 84 ये दोनों अवश्य देख लेनी चाहिए, इसके बारे में अवश्य पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है प्रीलिम्स में ही 2 ऑप्शन में यह पूछ दे। तो एक मुद्दा ये हो गया आईपीआर संबंधी। दूसरा मुद्दा जो अमेरिका चिंतित रहता है, डेटा स्थानीयकरण संबंधी भारतीय नीति का विरोध। हाल में ही आप देखेंगे, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कह दिया कि भाई भारत में जितने भी निजी बैंक होंगे वो भारत में डेटा स्थानीयकरण जरूर करेंगे। इसी तरह से भारत की एक नई नीति आ रही है, आप देखेंगे डेटा पॉलिसी। डेटा पॉलिसी अगर आपने देखा होगा, श्री कृष्णा कमेटी बनी है इस पे। मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं। तो अमेरिका इसका विरोध करता है कि आप डेटा स्थानीयकरण अपने यहाँ नहीं करिए। अमेरिका कहता है ये तो व्यापार के खिलाफ है, व्यापार फ्रीडम ऑफ जो ट्रेड है इसके ये खिलाफ है, कहीं ना कहीं ये बाधा है। अमेरिका इस पर चिंतित रहता है। तीसरी बात, आयात शुल्क। आपने सुना होगा कि ट्रम्प बाबा हमेशा फोन करके कहते रहते हैं, मोदी जी इसको आयात शुल्क घटाइए। तो मोदी जी 100% पहले आयात शुल्क था, फिर मोदी जी ने उसको घटा के 50% कर दिया। तो और मोदी जी अमेरिका में फ़ोन किए ट्रम्प बाबा को, तो ट्रम्प बोले कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है और ये बहुत हम खुश नहीं है इस पर। और फिर आपने देखा होगा कि ट्रम्प ने अगले दिन भाषण में बोल दिया कि मोदी जी 50% करके, जो पहले शुल्क 100% था, मतलब मान लीजिए अमेरिका में हार्ले डेविडसन 15 लाख की बिकती थी, तो इंडिया में 100% आयात शुल्क लगता था और 30 लाख की बिकती थी। तो मोदी जी ने कहा चलो हम 15 लाख जो आयात शुल्क लगता है उसको घटा के हम 7.5 लाख कर दे रहे हैं। तो ट्रम्प इस पे भी अभी खुश नहीं है और कह रहे हैं कि नहीं इसको तो 0 करो, नहीं तो हम भी तुम्हारे यहाँ की जो हीरो होंडा स्प्लेंडर आ रही है उस पर टैक्स लगाएंगे। तो बेसिकली आपको यही समझना है, डेविडसन पर उच्च आयात शुल्क का मुद्दा बार बार उठाते रहे। अब उनको ये समझ में नहीं आता है कि हार्ले डेविडसन भारत में कितने लोग खरीद पाएंगे। फिर भी जो भी हो, ये आयात शुल्क का एक मुद्दा है।
भारतीय चिंताएं कुछ ये भी होंगी जो भारत भी चिंता कर रहा है कि आप भी ऐसा ऐसा कर रहे हो हमारे साथ। तो भारत क्या कह रहा है कि अमेरिका वाले अब संरक्षणवाद पे चल रहे हैं। उदाहरण, अमेरिका फर्स्ट की नीति, H1B वीजा की कठोरता। आपको पता होगा हाल में ही अमेरिका ने H1B वीजा पर 65,000 की लिमिट लगा दी है। एक साल में 65,000 से ज्यादा H1B वीजा वो नहीं देंगे। तो भारतीय चिंताएं क्या है? पहली चिंता यही है कि संरक्षणवाद। यार ये अमेरिका अपने मार्केट में बहुत संरक्षणवाद कर रहा है और अमेरिका फर्स्ट अब ले आ रहा है। यानी कोई जो कंपनी है जो भारत की बेसिकली जो आप कह सकते हैं सेवा निर्यातक कंपनी है, वो लोग अब वहां पे व्यापार करने में मुश्किलों का सामना करेंगे। तो भारत की पहली चिंता संरक्षणवाद है। इसको आप चाहें तो एक बक्से में बना दें, ज्यादा अच्छा होता है। दूसरा, अमेरिका की USTR, ये यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इसको बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको USTR ही लिखते हैं। और आप हिंदी मीडियम में भी हैं, आप USTR एकदम आंख बंद करके खुल के लिखें। और आप बहुत डर रहे हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं USTR, लेकिन ये भी बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं तो आंसर राइटिंग में ऐसे ही लिखता हूं। और मैंने इस बार भी जो मेंस दिया मैं उसमें भी मैंने ऐसे ही लिखा था हर चीजों को शॉर्ट फॉर्म में। तो USTR की स्पेशल 301 एक रिपोर्ट आती है, उसमें भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। अब भारत इसका विरोध करता है कि हमें यार ऐसा क्यों कर दे रहे हो, आप प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में क्यों रख रहे हो। तो ये बड़ी बात है। देखिए इससे होता क्या है, अगर अमेरिका भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखता है ना, तो कई जो विदेशी कंपनियां होती हैं वो भारत में निवेश करने से घबराती हैं। क्यों? क्योंकि वो ये जो रिपोर्ट है USTR की स्पेशल 301 रिपोर्ट, हो सकता है प्रीलिम्स में सीधे यह प्रश्न पूछ दे आपसे कि स्पेशल 301 रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना होगा यह अमेरिका से संबंधित है। तो ये जो रिपोर्ट है, जो वैश्विक निवेशक कंपनियां होती हैं, इस रिपोर्ट को बहुत ज्यादा ध्यान में रखती हैं। और जब भारत प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में आ जाएगा तो वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगी। तो भारत को एक समस्या ये है इससे। तीसरी जो भारत की प्रमुख समस्या है, काटसा। काटसा का फुल फॉर्म आपने सुना होगा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, इसका फुल फॉर्म है। इसमें बेसिकली अमेरिका क्या करता है, जो अमेरिका के शत्रु राष्ट्र हैं जैसे ईरान, रूस, उससे अगर कोई तीसरा देश जैसे कि भारत व्यापार करेगा, यानी भारत अगर ईरान, रूस से व्यापार करेगा तो अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, तो इसके प्रतिबंधों के कारण भारत ईरान और रूस से अब व्यापार करने में समस्या आ रही है। और आपको पता होगा भारत ने S-400 अभी मिसाइल खरीदी है रूस से। इसी तरह से ईरान हमारी ऊर्जा सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऊर्जा सुरक्षा के लिए। तो आपको इस बात को यहां पे लिखना चाहिए कि काटसा प्रतिबंधों के कारण भी भारत को कुछ चुनौतियां हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पर कि भारत, देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, पढ़िए। हाल में ही GSP की समाप्ति से व्यापार संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो हम सीधे आते हैं, GSP को शॉर्टकट में जितना छोटे में समझा सकें। देखिए मैंने 20 शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। यहां पर मैंने क्या लिखा, GSP से तात्पर्य विकसित देशों द्वारा विकासशील एवं गरीब देशों को स्वयं के बाजारों में प्रशुल्क मुक्त प्रवेश से है। मैंने सिर्फ 20 शब्दों में समझाया, बहुत एक्सप्लेन करने नहीं बैठा था क्योंकि अपने पास शब्द की बहुत लिमिटेशन है। अमेरिका द्वारा भारत से GSP विशेषाधिकार भारत वापस लेने के व्यापार संबंधों पर प्रभाव, सीधे अगला पार्ट है, वही मैंने हेडिंग डाल दी कि GSP भारत, USA ने भारत से वापस ले लिया तो व्यापार संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। मैंने उसको देखिए लिखा कैसे। पहला, $5 बिलियन के निर्यातों पर प्रभाव, मैंने शुरू में ही डिस्कस कर लिया है, तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। अब मान लीजिए, सीधी बात है, मान लीजिए इंडिया ने कोई सामान या कालीन हम मान लेते हैं 1,000 रुपए में अमेरिका भेजी थी। बांग्लादेश ने भी कालीन अमेरिका में भेजी 1,000 रुपए में। अब मान लीजिए भारत के जो कालीन है इस पर निर्यात शुल्क लगा देता है अमेरिका, आयात शुल्क लगा देता है और ये बन जाता है 1,200 का। तो सीधी बात है, अगर आप देखें 1,200 का ये महंगा हो गया, जबकि बांग्लादेश अभी भी GSP में शामिल है, तो कालीन उसकी सस्ती मिलेगी। तो अमेरिकी लोग क्या खरीदेंगे, बांग्लादेशी कालीन। तो निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर हमारा प्रभाव पड़ जाएगा, इस बात को समझिए। दूसरा, मुख्यतः भारतीय कृषि, हस्तशिल्प एवं MSME उद्योग प्रभावित होंगे, इस बात को आपको समझना चाहिए। ठीक है, बेसिकली जो आप ये कह सकते हैं कि जो भारतीय कृषि हैं, हस्तशिल्प एवं MSME उत्पाद हैं वो प्रभावित होंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जो भारत GSP के थ्रू जो सामान बेचता है बेसिकली इन्हीं सामानों को भारत बेचता है। जो तीसरी बात है जो इंपॉर्टेंट है, भारत द्वारा प्रतिक्रिया की भी संभावना है। हो सकता है भारत भी रिस्पॉन्स करे, भारत बोले कि यार बहुत हो गया, तुम लगा रहे हो तो अब हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। अब भारत भी कहे कि हम भी तुम्हारे यहाँ इंपोर्ट शुल्क लगाएंगे, तो जिससे व्यापार वार्ताओं पर नकारात्मक असर
पड़ सकता है। ठीक है, असर बस यहीं पे मैंने रोक दिया, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। ठीक है, तो इस बात को समझिए। और अब ये बात तो आपको समझना पड़ेगा कि मैंने इस चीजों को यहां पर लिख दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी भारत में आप देखेंगे कि ट्रेड डील चल रही है, भारत यूएसए में ट्रेड डील पर बात चल रही है। और जब अभी ट्रंप आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम ट्रेड डील करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हो नहीं पाई। तो इन जो वार्ताएं चलने वाली हैं उस पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। अब मैं लिखूंगा निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष क्या लिखूंगा? स्पष्ट है। निष्कर्ष में मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपको क्या लिखना है। बेसिकली निष्कर्ष में लिखना है भविष्य की राह। ठीक है, भविष्य की राह आपको लिखना है कि आगे की राह कैसी हो कि जो चुनौतियां हैं, जो संबंधों में तनाव है, वो समाप्त हो जाए। तो शॉर्ट में लिखना है, बहुत अपने पास शब्द नहीं है, तो मैंने क्या लिखा? स्पष्ट है वैश्विक भू राजनीति के बदलते परिदृश्य में दोनों देशों को 2+2 वार्ताओं जैसे मंचों का प्रयोग करके विवाद सुलझाने चाहिए। तो मैंने सीधे बोल दिया कि भाई विवाद सुलझाना ही दोनों देशों की भलाई के लिए है और दोनों देशों को अवश्य इन विवादों को सुलझाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार जो हमारा आंसर है वो समाप्त होता है। और आप शब्द अगर गिनेंगे तो मैक्सिमम ये 160 शब्दों मैंने आंसर लिखा है। हर लाइन में जनरली मैंने 4 शब्दों का प्रयोग किया है। तो आप चाहें तो एक बार शब्द गिन के भी देखें। बेसिकली आपको इसी तरह से आंसर को शॉर्ट फॉर्म में प्रस्तुत करना होगा। और आप नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि आपको किन चुनौतियों का और सामना करना पड़ता है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।